हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर में जो हमारा सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी, उसमें हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे। और पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि हेल्थ सिस्टम क्या होता है, कैसे हेल्थ सिस्टम डेवलप हुआ था इंडिया के अंदर, और वहां पर हमने थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ा था कौन कौन से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो आज पार्ट 2 में जो भी हमारे ऑल ऑन गोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इंडिया के अंदर, आज उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया लाइव पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के थ्रू। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9389516306। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद आप टाइप कर हमें कैपिटल लेटर्स में डीपी इंडिया भेज दीजिए। आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स पहुंचते रहेंगे, चाहे वो आपकी एकेडमिक से रिलेटेड है या फिर वो आपकी जॉब से रिलेटेड है। साथ ही साथ आप हमारी एप्लीकेशन यानी कि प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे, हमसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा बेसिकली सबसे पहला नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो ये है कि नेशनल एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम ARI कहते हैं, उसके लिए कंट्रोल प्रोग्राम आया था। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जो नेशनल ARI यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम आया था वो लॉन्च हुआ था 1989 में, इसलिए कि हम बेसिकली एक जो मोर्टालिटी रेट बढ़ता जा रहा था इस इन्फेक्शन को लेकर के, उसे रिड्यूस कर सके, कम कर सके। जैसे निमोनिया हो जाता था उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो ड्रग्स यूज की जाती हैं इसके मैनेजमेंट में पेशेंट्स के लिए जिनके अंदर एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, तो उनके ऊपर भी हम रैशनलाइज्ड ड्रग्स को यूज करा सकें, अच्छे ड्रग्स को यूज करा सकें। तो जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एक स्टैंडर्ड था, जहां पर ARI का केस मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस आई थी उनको अडॉप्ट किया गया था, जिससे कि जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये थे कि ARI कंट्रोल जो है वो कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला आया था कि हम एक इंप्रूव करें अपने प्राइमरी मेडिकल केयर सर्विसेज को, और साथ ही साथ जो एक बेटर मेथड्स हम प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे अर्ली डिटेक्शन है, ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की एक बेस्ट वे में कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो उसको और डेवलप किया, उसको और बेटर किया। तो उसके लिए हमने काम किया। साथ ही साथ जो मोर्टालिटी रेट आ जाता है निमोनिया की वजह से, उसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो अगर अच्छे से ट्रीट किया जाएगा तो वो जल्दी ठीक होगा, उसके लिए काम किया गया। साथ ही साथ जो मदर्स हैं, बच्चों की मां होती है, उनको एजुकेट किया निमोनिया के बारे में, क्योंकि जो एक कॉम्प्लेंस आ जाते हैं ट्रीटमेंट को जो हमें चाहिए वो ठीक से नहीं मिलता। तो क्यों मदर्स को भी ठीक से नहीं पता होता कि क्या एक बेटर केयर करनी चाहिए बच्चे की, तो उसके बारे में उनको एजुकेट किया। तो ये था मेन एम हमारा बेसिकली इस एक्ट को या इस प्रोग्राम को लाने का। साथ ही साथ WHO प्रोटोकॉल्स क्या क्या थे वो 3 स्टेप्स में उन्होंने बताया था। सबसे पहला आया था केस फाइंडिंग, केस को ढूंढो और फिर उसे असेस करो। नेक्स्ट आया था केस क्लासिफिकेशन, जो केस है उसे क्लासिफाई करो किस कैटेगरी का है। और थर्ड आया था इंस्टीट्यूशन, जो है बेसिकली एक एप्रोप्रिएट थेरेपी, यानी कि जो उसे थेरेपी चाहिए, जो उसे ट्रीटमेंट उपचार चाहिए वो एप्रोप्रिएट एकदम सटीक होना चाहिए। तो साथ ही साथ अब बात करते हैं, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम आया, वो आया था रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, इसे RNTCP के नाम से जानते हैं। बेसिकली जो ये नेशनल टीबी प्रोग्राम आया था NTP, ये लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1962 में। किसकी फॉर्म में, एक जो डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर्स होते हैं उनके मॉडल को इन्वॉल्व किया गया और BCG वैक्सीनेशन और टीबी ट्रीटमेंट को शुरू किया गया था। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने रिवाइटलाइज किया, रिवाइज किया NTP को, और उसका नाम रख दिया रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP इन द ईयर 1993। 1962 में नेशनल टीबी प्रोग्राम आया और 1993 में रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से लॉन्च किया। नेक्स्ट मेन फीचर्स क्या थे इस रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के, तो वो ये थे, जो डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल सोसाइटी है उसे बनाया जाए, साथ ही साथ मॉड्यूलर ट्रेनिंग दी जाए और पेशेंट वाइज बॉक्सेस बनाए जाए, साथ ही साथ जो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारा सुपरवाइजरी स्टाफ है उसे मेंटेन किया जा सके एक ट्रीटमेंट के लिए, और जो स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी होती है उसके भी मेंटेन किया जा सके। प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रॉपर रिकॉर्डिंग मेथड्स कैसे होते हैं वो इसके मेन फीचर्स रहे थे।
तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की कंपोनेंट्स क्या क्या थे डॉट स्ट्रेटेजी के। वो ये थे कि जो एक पॉलिटिकल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट है वो ठीक होना चाहिए, साथ ही साथ कैसे हम एक अच्छा बेस्ट क्वालिटी का डायग्नोस कर सकते हैं वो मेंटेन होना चाहिए, गुड क्वालिटी की ड्रग्स को कैसे यूज कर सकते हैं वो होना चाहिए, डॉट स्ट्रैटेजी और जो हमारे कुछ अदर कंपोनेंट्स थे टीबी की स्ट्रैटेजी में वो इंप्लीमेंट होने चाहिए किसके अंदर, आरएनटीसीपी एक्ट के अंदर। साथ ही साथ जो हेल्थ सिस्टम है वो ही रेस्पॉन्सिबल है एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स के। नेक्स्ट आता है कि डॉट्स ट्रीटमेंट के दो फेजेस होते हैं, कौन कौन से, एक इंटेंसिव फेज जो कि ड्यूरेशन होती है 2 से 3 महीने की, और दूसरा कंटिन्यूएशन फेज जो ड्यूरेशन होती है 4 से 5 महीने की। अब बात करते हैं कि फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है आरएनटीसीपी में। तो बेसिकली अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए ट्यूबरकुलोसिस का, जिनको अगर कोई शिकायत होती है और उसे फिर हम रिड्यूस कर सकें डायग्नोसिस की हेल्प से। साथ ही साथ जो हमारे केसेस आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, तो उनमें कैसे हम अच्छे से उनको और एक्सेस करा सकते हैं। गवर्नमेंट्स फ्री एंटी टीबी ड्रग्स होते हैं जिन्हें हम डॉट्स के नाम से जानते हैं, उनका और अच्छे से एक्सेस कराया जा सके, उसमें रोल प्ले होता है फार्मासिस्ट का। साथ ही साथ जो एंटी टीबी ड्रग्स होती हैं, रेशनल मैनर क्या है, कैसे सही तरीके से उन्हें यूज कर सकते हैं, उसके बारे में उन्हें प्रमोट करना, एजुकेट करना। नेक्स्ट काउंसलिंग और एजुकेटिंग करना पेशेंट्स की, उनको समझाना, उन्हें काउंसिल करना है डिजीज के रिगार्डिंग, तो ये रोल होता है फार्मासिस्ट का। और जो प्रॉपर पेशेंट काउंसलिंग होती है वो मदद करती है पेशेंट्स को कि कैसे वो अपनी मेडिकेशंस को और अच्छे से ले सकते हैं और अपने ट्रीटमेंट को और सुधार सकते हैं। लास्ट आता है सोसाइटी के, कम्युनिटी के बीच में एक अवेयरनेस स्प्रेड करना कि टीबी से कैसे बचा जा सकता है, टीबी एक्चुअल में होती क्या है, क्या हमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, उन सब के बारे में उन्हें अवेयर करना। नेक्स्ट अब बात करते हैं नेशनल फिलियरियल कंट्रोल प्रोग्राम, जिसे एनएफसीपी के नाम से जानते हैं। तो जो आफ्टर पायलट प्रोजेक्ट इन उड़ीसा में जो अब पायलट प्रोजेक्ट हुआ था, उसके बाद 1949 से 1954 में इस एक्ट को लॉन्च किया गया था। 1955 में जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो इस एक्ट के, यानी कि नेशनल फाइलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम के, वो ये थे कि हम बेसिकली जो प्रॉब्लम है उसको कम कर सके, साथ ही साथ जो हमारे कंट्रोल मेजर्स होते हैं जो एक एंडेमिक एरियाज में है उनको अपने हाथ में ले लें, साथ ही साथ जो हमारे पर्सनल हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं उनको ट्रेन किया जा सके और इस प्रोग्राम को मैनेज कैसे कर सकते हैं उस पर ध्यान देना। नेक्स्ट था जो मेन कंट्रोल मेजर्स थे इस टीईसी एडमिनिस्ट्रेशन के, एंटी लार्वल मेजर्स के, बेसिकली अर्बन एरियाज में उनको कैसे कंट्रोल किया जा सके वो था। नेक्स्ट आया था हमारा प्रोग्राम नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, जिसे हम एनएलईपी के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली इस एनएलईपी को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1954 से 1955 में। यहां पर मल्टी ड्रग एमडीटी थेरेपी यूज की गई थी और बेसिकली ये बहुत ज्यादा यूज होने लगी थी 1982 से। तो जो नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम था इसको इंट्रोड्यूस किया गया फिर प्रॉपरली 1983 में। साथ ही साथ विजन क्या था, बेसिकली लेप्रोसी फ्री इंडिया, इंडिया से लेप्रोसी को फ्री ही कर दें, बेसिकली मेन विजन इसका एनएलईपी का, यानी कि नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम का ये था। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे कि जो एक अर्ली डिटेक्शन हो जाए लेप्रोसी का, कैसे, एक सर्विलेंस से, और लोगों हम हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन कर सकें, वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा सकें। साथ ही साथ एक रेगुलर ट्रीटमेंट जो चलना चाहिए मल्टी ड्रग थेरेपी से, एमडीटी से, जब कोई हमारे फिक्स सेंटर्स होंगे विलेजेस में, स्पेशली गांव में, और मॉडरेट एक लो एंडेमिक एरियाज में, तो बेसिकली इस तरीके से पूरी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करा करके हम इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बना सकते हैं। कंपोनेंट्स क्या थे प्रोग्राम के, वो थे कि केस डिटेक्शन कैसे होना चाहिए और मैनेजमेंट कैसे होगा, साथ ही साथ जो डिसेबिलिटी प्रिवेंशन है उसको मेंटेन किया जा सके, मेडिकल रिहैबिलिटेशन को यूज किया जा सके, एक इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन जो होता है बेसिकली हमारा, जहां पर हमारे इंक्लूडिंग बिहेवियर चेंजेस, उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स और कैपेसिटी बिल्डिंग कितनी होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रोग्राम को कैसे मैनेज किया जा सकता है। सेलिएंट फीचर्स क्या थे इस प्रोग्राम के, वो ये थे कि जो हमारी एक हमारी स्पॉन्सर स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसे कैसे सेंट्रली यूज कर सकते हैं, जो हमारे फंक्शंस हैं नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जो आते हैं उन्हें कैसे यूज किया जा सकता है, और एक डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ प्लानिंग हम फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो एक क्वालिटी है हमारी सर्विसेज की और जो सस्टेनेबिलिटी होती है, हमारी एक मेन फोकस जो होता है वो भी हम मेंटेन कर सके। डीपीएमआर जो है बेसिकली वो हमारा मेन प्रायोरिटी पे था। साथ ही साथ जो एक स्टिग्मा का रिमूवल होना चाहिए और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारी स्ट्रेटेजी के पार्ट में
वो कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, वो सब हमारे सेलिएंट फीचर्स थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की, वो है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जिसे NACP के नाम से जानते हैं। तो इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 1992 में, और ये इंप्लीमेंट हुआ था, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम था एक प्रिवेंशन के लिए। किस चीज का, जो HIV एड्स इंडिया में फैल रहा था उस पे प्रिवेंट करना, उस पे कंट्रोल करने के लिए। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो लोगों का जो है बेसिकली एक गवर्नमेंट का भी फोकस शिफ्ट होता गया था, वो बेसिकली अवेयरनेस प्रोवाइड कराने लगे थे, बिहेवियर चेंजेस होने लगे थे, नेशनल रेस्पॉन्स जो था बेसिकली हमारा वो बढ़ने लगा था, और साथ ही साथ कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं एनजीओस का, और जो हमारा एक नेटवर्क होता है PLHIV बेसिकली उसको और कैसे हम बढ़ा सकते हैं, वो होने लगा था। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस प्रोग्राम को लाने के, जो एक इन्फेक्शन है जो कवर करता है हाई रिस्क के ग्रुप्स को जो टारगेटेड होते हैं इस इंटरवेंशन से, बेसिकली उसको प्रिवेंट किया जा सके। साथ ही साथ एक ग्रेटर केयर, अच्छी केयर हम प्रोवाइड करा सके, सपोर्ट मिले, ट्रीटमेंट मिले उन लोगों को जो HIV से एड्स से ग्रस्त हो जाते हैं। साथ ही साथ अब बात करते हैं कि फंक्शंस और आउटकम क्या थे बेसिकली। तो जो एक हमारी सर्विस डिवीजन है किसको लेकर के, एड्स कंट्रोल डिपार्टमेंट को लेकर के, वहां पर हम एक HIV काउंसलिंग प्रोवाइड कराएं, साथ ही साथ टेस्टिंग सर्विसेज जो होती है HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स की वो हम प्रोवाइड करा सकें। जो इंट्रोडक्शन था इसका बेसिकली सर्विसेज का, वो 2004 में लाया गया था HIV एड्स के पेशेंट्स को बूस्ट करने के लिए, HIV काउंसलिंग अच्छे से हो सके, और जो टेस्टिंग सर्विसेज है इंडिया के अंदर वो अच्छे से बढ़ सके, जिसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स यूज किए गए थे, जैसे इंटीग्रेटेड काउंसलिंग यूज की गई थी, टेस्टिंग सेंटर्स बनाए गए थे, साथ ही साथ जो एक प्रिवेंशन होता है पेरेंट से चाइल्ड ट्रांसमिशन का उसके बारे में समझाया जा सके, HIV के बारे में समझाया जा सके, HIV ट्यूबरक्लोसिस कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज चलाई गई थी जहां पर ट्यूबरक्लोसिस की काउंसलिंग होती थी, सेशंस होते थे, वहां पर HIV के बारे में भी समझाया जाता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की, वो है नेशनल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD कंट्रोल प्रोग्राम। अब बेसिकली इस एक्ट की बात करें तो ये जो नेशनल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है इसको स्टार्ट किया गया था 1946 में गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही साथ जिस प्रोग्राम का मेन फोकस था कि हम एक हेल्थ सीकिंग बिहेवियर देख रहे थे एक इंडिविजुअल का, कि जो वो STD से बच सके, और एक जो हमारा सोशल स्टिग्मा है जो एसोसिएट होता है इन्फेक्शन से, बेसिकली उसको और कॉम्बैट किया जा सके। जो हमारी एक इमरजेंसी एक HIV एंडेमिक की, या जो हमारा एक नेशनल STD कंट्रोल प्रोग्राम था वो हमारा एक इंटीग्रल पार्ट बन गया था नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का 1992 में। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स थे कि STD केसेस को रिड्यूस किया जा सके, और उसके साथ साथ जो एक कंट्रोल होता है HIV ट्रांसमिशन का, उसके रिस्क फैक्टर्स को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उनको कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में। और जो एक हमारा शॉर्ट टर्म है, किसका, शॉर्ट टर्म मोर्बिडिटी हो गई या लॉन्ग टर्म मोर्बिडिटी हो गई, उसको प्रिवेंट किया जा सके, और मोर्टेलिटी जो हो जाती है STD को उसको भी हम रोक सके। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। नेक्स्ट अब आती है स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज कहती है कि हम डेवलपमेंट कर सके इफेक्टिव प्रोग्राम के मैनेजमेंट के लिए, वो था। साथ ही साथ जो एक प्रिवेंशन होता है ट्रांसमिशन का STD या HIV इन्फेक्शंस का, किसी भी आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल बिहेवियर्स, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज किए जा सकते हैं इस कंडीशन पे, तो उसको और प्रमोट करना, उसके बारे में बताना, और जो एक केस मैनेजमेंट होता है बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव केस मैनेजमेंट, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। जो एक एक्सेस है हमारे हेल्थ केयर का STDs को लेकर के, उसे कैसे इंक्रीज किया जा सके, तो वो स्ट्रैटेजीज प्लान की गई थी। साथ ही साथ अर्ली डायग्नोस हो जाए और ट्रीटमेंट टाइमली स्टार्ट हो जाए, तो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस का स्पेशली, तो इसको हम और अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट था कि जो हमारी STD सर्विसेज हैं उसके ऊपर जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम उनको कैसे घटा सकते हैं, स्ट्रैटेजीज को और कैसे इंप्रोवाइज किया जा सकता है, वो मेन ऑब्जेक्टिव था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की एक्शन और एक्टिविटीज क्या ली गई थी, कि हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन किया जा सके, और जो एक एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी हमें चाहिए डायग्नोसिस के लिए, STD की डायग्नोसिस के लिए, वो हमारे पास प्रॉपर हो। साथ ही साथ जो एक सर्विलेंस होता है जहां पर हम ये एपिडेमियोलॉजी सिचुएशंस को हम बेसिकली असेस कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और इवेलुएट कर सकते हैं ऑनगोइंग STD कंट्रोल प्रोग्राम का, वो बनाया जा सके। और जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं STD क्लिनिक्स को लेकर के, उन्हें और कैसे इंप्रोवाइज किया जा सके। कंट्रोल ऑफ STD की अगर हम बात करते हैं तो इट मे बी कंट्रोल अंडर द फॉलोइंग बीट्स, यानी कि कुछ पॉइंट्स हैं जिसके अंदर इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे इनिशियल प्लानिंग क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ इंटरवेंशन
स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, एक सपोर्ट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन बहुत जरूरी होता है, तो ये हम मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, जिसे ईपीआई कहते हैं। वो बेसिकली जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इनिशिएट किया था, और एक्सपेंड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन ईपीआई, जिसको उन्होंने 1974 में मई 1974 में लॉन्च किया था। जो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम वैक्सीनेट करें बच्चों को थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में बच्चों को वैक्सीनेट करें। ठीक है, जो 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज जो थी हमारी, उनको इनिशियली इंक्लूड किया गया था विज में, जैसे ट्यूबरकुलोसिस होता है, पोलियोमाइलाइटिस होता है, डिप्थेरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस और मीजल्स, तो इनका वैक्सीनेशन किया जाए। और जो एक कंट्रोलिंग या हम ये कह सकते हैं जो इरेडिकेटिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस थी, जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन चलाया गया था, उसमें हम बेसिकली एविडेंस बेस्ड टूल को ही यूज करें। और साथ ही साथ जो चाइल्डहुड कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, जिनसे एक डेथ का भी कारण बन सकता है और सीवियर डिसेबिलिटी भी हो सकती है, उसको भी प्रिवेंट किया जा सके इस एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन से। नेक्स्ट अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो बेसिकली एक सुटेबल वैक्सीन्स जो है हमारे टारगेटेड ग्रुप्स के लिए वो अवेलेबल हो सके, वो प्रोवाइड हो सके, वो था। साथ ही साथ एक मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी रेट जो होता है चिल्ड्रंस में, जो मोस्ट कॉमन वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस थी बेसिकली, उनको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं वो, और साथ ही साथ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को मिनिमाइज किया जा सके। नेक्स्ट जो मेजल्स इन्फेक्शन है उसको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे खत्म किया जा सकता है, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। साथ ही साथ जो मैटरनल और नियोनेटल टेटनस था उसको भी इरेडिकेट किया जा सके, तो ये हमारा बेसिकली इस ऑब्जेक्टिव था। और जो बच्चे होते हैं उनको कोई एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ना हो जाए, उससे बचा के रखने का भी मेन ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट का या इस प्रोग्राम का। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की, जो कि है नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1987 में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लागू किया गया था, जैसे तमिलनाडु या जो जम्मू एंड कश्मीर था, कर्नाटका था। लेकिन जो एक फंड्स था सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए वो प्रॉपर ना होने के कारण कुछ स्टेट्स में रह गया था, और जिसको कि आगे जाके जो भी जितने पार्ट्स हमारे बचे थे इंडिया के, उन पर इसको भी लागू किया गया। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि डायबिटीज का आइडेंटिफिकेशन, एक हाई रिस्क के जो पेशेंट्स हैं उसको हम कैसे बचा सकते हैं, और जो अर्ली इंटरवेंशन है एक हेल्थ एजुकेशन का, वो हम यूज कर सकें, अर्ली डायग्नोसिस हो सके, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके, जिसकी वजह से जो मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी रेट है वो रिड्यूस हो सके, जो हाई रिस्क ग्रुप इंडिविजुअल्स होते हैं उनके ऊपर। साथ ही साथ जो एक्यूट और क्रॉनिक मेटाबॉलिक या कार्डियोवास्कुलर या रीनल और ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं इस डिजीज को लेकर, उनसे बचाया जा सके पेशेंट्स को, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था। अब बात करें इसके फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम में, तो बेसिकली एक सेल्फ ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग कैसे की जा सकती है उसको सपोर्ट करना, साथ ही साथ जो एक ट्रैक होता है या जो एक एनकरेज करना है हमें पेशेंट कॉम्प्लायंस को लेकर के, उसके बारे में भी मेन रोल होता है फार्मासिस्ट का। और हम रिकॉग्नाइज कर सके, एड्रेस कर सके ड्रग रिलेटेड इश्यूज को, उसके बारे में बताना फार्मासिस्ट का रोल होता है। साथ ही साथ एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, पेशेंट्स को उन्हें एजुकेट करना, उस डिजीज के बारे में बताने का काम भी होता है। साथ ही साथ हम एक आय रख सकते हैं अपनी, किस पे निगरानी रख सकते हैं, ब्लड प्रेशर पे, फेट पे, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे, उसके बारे में भी फार्मासिस्ट अगर बता दे पेशेंट को तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। साथ ही साथ जो एक सीवियर कंडीशन आती है तो उसमें डिजीज मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी एजुकेट करने का काम फार्मासिस्ट का होता है। जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है फार्मेसी पे कैसे असिस्ट किया जा सकता है, अर्ली डायग्नोज और मॉनिटरिंग कैसे की जाती है डायबिटीज की, उसके बारे में भी असेसमेंट प्रोवाइड कराने का काम फार्मासिस्ट का होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पल्स पोलियो प्रोग्राम की। बेसिकली 1995 में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, जिसे पीपीआई प्रोग्राम कहते हैं, वो लॉन्च किया गया था इंडिया में, और ग्लोबली इनिशिएट लिया गया था कि पोलियो को हम खत्म करेंगे। बाय द 1988 में एक इनिशिएटिव लिया था कि हम पोलियो को खत्म करेंगे पूरे विश्व भर में से, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 1995 में बेसिकली इस पल्स पोलियो प्रोग्राम को लॉन्च किया था, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन असेंबली रेजोल्यूशन भी मेंटेन था। हर साल बेसिकली एक नेशनल और सब नेशनल इम्यूनाइजेशन राउंड्स होते हैं जहां पर पोलियो ड्रॉप्स एडमिनिस्टर की जाती हैं, जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं जो हाई रिस्क एरियाज में होते हैं वहां पर। साथ ही साथ जो हमारा एक
नेशनल इम्यूनाइजेशन डे होता है, वहां पर अप्रोक्सीमेटली 172 मिलियन यानी कि 172 मिलियन चिल्ड्रंस को इम्यूनाइज किया जाता है, उन्हें वैक्सीन लगाई दी जाती है, बेसिकली पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है पोलियो के अगेंस्ट। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? बेसिकली 100% कवरेज हम एक ओरल पोलियो वैक्सीन के जरिए कवर कर सके, ओपीवी वैक्सीन के जरिए, तो वो हमें अचीव करना है। साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं जिनमें ये सोशल मोबिलाइजेशन है उसे इंप्रूव कर सके और बच्चों में इस डिजीज को हम जो है रिड्यूस कर सके और उनको इम्यूनाइज करें। साथ ही साथ जो एक प्लान मॉप अप ऑपरेशंस होते हैं हमारे ऐसे एरियाज में जहां पर हम पोलियो वायरस जो ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड है वहां तक पहुंच सके। साथ ही साथ कैसे मेंटेन कर सकते हैं एक हाई लेवल का हमारा जो एक मोरल है पब्लिक के अंदर, उसे मेंटेन करने का एक मेन ऑब्जेक्टिव था। साथ ही साथ अब बात करते हैं कि फंक्शंस क्या क्या है, तो एक हम बूथ्स पूरे इंडिया के अंदर सेटअप कर सके पोलियो को लेकर के, ये था। साथ ही साथ जो एक हमारा इनिशियलाइजिंग वॉक था कोल्ड रूम्स में जाकर के, फ्रीजर रूम्स में या डीप फ्रीजर्स में या आइसलैंड रेफ्रिजरेटर्स में या जो कोल्ड बॉक्सेस होते हैं स्टडी सप्लाई जिसमें कि वैक्सीन जो है बेसिकली स्टोर हो सके और उन बूथ तक जा सके। एक एम्प्लॉइज का अरेंजमेंट करना, वॉलंटियर्स का अरेंजमेंट करना और वैक्सीन का अरेंजमेंट करने का भी मेन फंक्शन था इस प्रोग्राम के अंदर। और मॉनिटर कैसे कर सकते हैं हर वैक्सीन के वायल को, वो भी एक अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंज था। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों को कैसे इम्यूनाइज कर सके ओपीवी वैक्सीन को लेकर के नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज में, उसके बारे में स्ट्रेटेजीज प्लान करने का काम भी बेसिकली इन्हीं का था, इस प्रोग्राम के अंदर आया था। बात करते हैं नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जिसे एनएफडब्ल्यूपी के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया था 1952 में नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्रामिंग एनएफपीपी के नाम से। साथ ही साथ 1977 में जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, उन्होंने रीडेसिग्नेट किया इसको नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एज द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एनएफडब्ल्यूपी के नाम से। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि हम कैसे एक अडॉप्शन कर सकते हैं स्मॉल फैमिली साइज का, उसको प्रमोट करना। साथ ही साथ जो एक यूज है स्पेसिंग मेथड का उसे कैसे प्रमोट करना है। साथ ही साथ जो क्लिनिकल और सर्जिकल सर्विसेज हैं वो कैसे अचीव कर सकते हैं, वो एक मेन टारगेट था। और ये इंश्योर करना कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनकी सप्लाई प्रॉपर हो पा रही है या नहीं, वो इस नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का पार्ट था। साथ ही साथ जो पार्टिसिपेशन होता है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस का या कम्युनिटी लीडर्स का, किसमें फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में हर अपने लेवल पे जितने भी लेवल्स होते हैं तो वहां पर पार्टिसिपेशन प्रमोट करना, ये भी एक मेन काम होता है। नेक्स्ट आता है नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम एनसीसीपी। इसमें क्या था, जो नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम है इसको सेंट्रली स्पॉन्सर किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, इन्होंने इनिशिएट किया था इसको 1975 में। साथ ही साथ इसे अमेंड किया गया, इसमें चेंजेस लाए गए थे 1984 में। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि प्राइमरी प्रिवेंशन कैसे हो सकता है कैंसर का, वो, साथ ही साथ सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है, टर्शियरी प्रिवेंशन क्या होता है, तो ये सब हमारा इस प्रोग्राम के अंदर लाया गया था। नेक्स्ट आता है नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम एनसीआरपी। तो जो आईसीएमआर है इन्होंने 1981 में इसको कमेंस किया था। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि एक जो रिलायबल डेटा होता है हमारा मैग्नीट्यूड या पैटर्न जो है कैंसर का, उसे हम जनरेट कर सकें। साथ ही साथ जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हैं उन पे काम किया जा सके और हम कैसे हेल्प कर सकते हैं प्लानिंग करने में, मॉनिटरिंग करने में और एक वैल्यूएशन कैंसर कंट्रोल एक्टिविटीज जो चलती है हमारे एनसीसीपी प्रोग्राम के जरिए, तो उसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं, वो भी इसी का इस प्रोग्राम का एक मेन ऑब्जेक्टिव था। और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उन्हें और कैसे डेवलप किया जा सके कैंसर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे और एपिडेमियोलॉजी के टाइम पे, तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव था। तो ये था पूरा चैप्टर 5 जहां पर हमने जितने भी हमारे ऑनगोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इंडिया के अंदर उनके बारे में हमने पढ़ा। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, आपको समझ आया होगा। इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ, क्योंकि डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ।